रोशन और उसकी बेटी मेघना दोनों घर में अकेले ही रहते थे। रोशन ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए ढेर सारा कर्जा लिया था ताकि वह अच्छे से अच्छा पढ़ सके। मेघना हमेशा पढ़ाई में अव्वल ही रही थी, मगर नौकरी मिलने के समय उसकी किस्मत हर बार उसे धोखा दी जाती है। धीरे धीरे रोशन का शरीर बूढ़ा होने से वह बिस्तर पकड़ लेता है, मगर लोग अपना कर्जा वापस लेने अक्सर आते थे। सुन लड़की, अगर मेरा पैसा नहीं लौटाया तो हम तुझे और तेरे बाप को बाहर फेंक कर इस घर पर कब्जा कर लेंगे। नहीं नहीं काका, ऐसा मत करिए, मैं अगले महीने ही आपके पूरे पैसे लौटा दूंगी। और मेघना नौकरी की तलाश में भटकती हुई एक कंपनी में जाती है, जहां उसे कैब ड्राइवर की जॉब ऑफर की जाती है। एक लड़की होकर कैब चलाना, लोग क्या कहेंगे, और मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ। मगर कोई बात नहीं, बाबा के लिए मैं ये काम भी कर लूंगी। और मेघना कैब ड्राइवर बन जाती है, जिसके बारे में वो रोशन से कुछ नहीं कहती। अब से मेघना कैब चलाने लगी थी। कोई भी कैब लेने के लिए गाड़ी रुकवाता तो ड्राइवर सीट पर लड़की देखकर उसी की गाड़ी में नहीं बैठता था। 4 दिन बीत गए, मेघना की कुछ भी कमाई नहीं हो रही थी। हताश मेघना उदास होकर एक दिन गाड़ी चला रही थी कि तभी उसकी गाड़ी के आगे जोर से हाथ हिलाते एक लड़की आती है। सिस्टर, आज मेरा एग्जाम है और मुझे 20 मिनट में सेंटर पहुंचना है, पर मेरे पास किराया नहीं है, प्लीज हेल्प मी। कितनी मजबूर होगी बेचारी, मुझे अभी किराया का नहीं सोचना चाहिए। अगर इसकी जगह मैं होती तो अपना पेपर देने के लिए मैं भी ऐसी ही कोशिश करती। कम इन सिस्टर, फास्ट। और मेघना अपना ड्राइविंग का हुनर दिखाते हुए 15 मिनट में ही लड़की को वहां पहुंचा देती है। थैंक यू बहन, पर मेरे पास तुम्हें देने को पैसे नहीं हैं। इट्स ओके डियर, गुड लक फॉर योर एग्जाम। मेघना जानती थी कि इससे उसी को नुकसान हुआ है, मगर फिर भी वो उस दिन बहुत खुश हुई। अगले दिन मेघना कैब गाड़ियों के स्टैंड पर खड़ी थी कि तभी वो लड़की उसे फिर नजर आती है, मगर आज उसके साथ 3 लड़कियां और थी। हाय, कैसा हुआ पेपर? आपकी वजह से अच्छा हुआ, और आज हम सबको ही पेपर देने जाना है। आप हम सबको जल्दी पहुंचा दीजिए। और मेघना फिर से बिना लालच किए उन चारों को वहां छोड़ देती है। ऑल द बेस्ट गर्ल्स। सब चली जाती हैं। तभी मेघना पलटकर देखती है तो पीछे ढेर सारे नोट रखे थे। अरे, आप अपने पैसे तो यहीं छोड़ गई। ये सब आप ही के लिए है सिस्टर, थैंक यू फॉर योर बेस्ट कैब सर्विस। मेघना ढेर सारे पैसे देखकर बहुत खुश होती है और घर जाते हुए अपने बाबा की दवाई और फल वगैरह ले जाती है। यह देख रोशन बहुत खुश होता है। मेरी गुड़िया की आखिर बड़ी जॉब लग ही गई। हाँ बाबा, मेरे लिए ये जिम्मेदारी वाला काम अभी सबसे बड़ा है। अगले दिन मेघना फिर से स्टैंड पर खड़ी थी कि कैब में बैठे बैठे मेघना को एक आइडिया आता है और वो एक कोरा कागज लेकर उस पर अपने फोन नंबर और सर्विस का नाम लिख देती है। आज से मैं परीक्षा देने वाले बच्चों को एक्सप्रेस की तरह सेंटर पहुंचाऊंगी, भले ही कोई किराया दे ना दे। और मेघना ने यह सर्विस देना शुरू कर दिया। मेघना बिना लालच लोगों की परीक्षा में मदद कर रही थी और बदले में लोग उसे अधिक किराया भी देते थे। अब से केवल बस मेघना की कैब का ही इंतजार होने लगा था। मेघना का बढ़ता काम देखकर कैब के मालिक ने मेघना को कैब सर्विस का हेड बना दिया था, जिसको चलाने वाली सारी लड़कियां ही थी। मेघना की कैब के आइडिया की वजह से अब पूरे शहर में परीक्षा एक्सप्रेस कैब ही घूम रही थी। केवल 20 दिनों में मेघना की मेहनत और दिमाग ने उसे कैब सर्विस का हेड बना दिया और मेघना के पास इतना पैसा हो गया कि उसने रोशन का एक एक कर्जा भी उतार दिया। बाबा, अब से हमारी जिंदगी आसान होगी। मेघना के लिए एक लड़की होकर कैब ड्राइवर बनना और इस लेवल तक जाना एक चुनौती थी, मगर चुनौती को ही जो पार करे वही असल खिलाड़ी होता है। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ईमानदारी और मेहनत से किए गए काम में आपको सफलता जरूर मिलती है। सरोज की सास चंपा उसको अधिक पसंद नहीं करती थी, क्योंकि सरोज गरीब घर से आई थी। ये किसे ले आया तू बेटा ब्याह करके? मेरे तो कर्म ही फूट गए। एक फूटी कौड़ी नहीं दी इसके बाप ने हम लोगों को। इसे घर से बाहर फेंक दे नरेश। और चंपा गुस्से से पास बैठी सरोज को लात मारती है। माँ जी, आप तो जानती है मेरे बाबा के पास कुछ भी नहीं था, पर मुझे घर से बाहर ना निकाले। माँ शांत हो जाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। आपको अमीर बहुरानी नहीं मिली तो क्या, मगर ये नौकरानी तो बन सकती है।
सही बोल रहा है तू। और चंपा अपने घर का सारा काम सरोज से कराने लगती है। चंपा अपने घर में सरोज से दिन में 3 बार पोछा लगवाती थी और धीरे धीरे वक्त के साथ साथ सरोज के शरीर पर बुढ़िया जैसा कुबड़ निकल आया था और वो वक्त के साथ कमजोर और बदसूरत होती चली गई। माँ जी के उठने से पहले पोछा मार लेती हूँ। सरोज पोछा मारने लगती है कि तभी दरवाजे पर नरेश एक दूसरी लड़की के साथ आता है और सरोज को लात मारता है। हट, बदसूरत कुबड़ी कहीं की, घर में घुसते ही तू ही सामने क्यों आई? वो मैं पोछा लगा रही थी। तू और तेरा ये पोछा। और नरेश गुस्से में उसकी बाल्टी और पोछा बाहर फेंक देता है और सरोज रोने लगती है। मामा देखो, मैं आपके लिए नई बहू लेकर आया हूँ। अरे वाह, ये तो चांद जैसी सुंदर बहू लाया है बेटा तू। लो माँ जी, ये 50,000 रुपए मेरे बाबा की ओर से हैं। देख बेटा, ये होती है बहू, धनवंती और रूपवंती दोनों ही है मेरी छोटी बहू। तो जाओ हमारे लिए खाना बनाओ। सरोज रोते हुए खाना बनाने चली जाती है और तभी उसको याद आता है कि उसकी बाल्टी और पोछा नरेश ने बाहर फेंक दिया था। वो दौड़कर उसे उठाने जाती है पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। अगर पोछा नहीं मिला और मैंने काम नहीं किया तो माँ जी मेरी जान ही ले लेंगी। और सरोज उदास होकर घर आ रही होती है तभी उसे एक पुराना पेटीकोट नजर आता है। अरे वाह, क्यों ना मैं इसी पेटीकोट को पोछा बना लूं। और सरोज उसे घर उठा लाती है और वापस काम करने लगती है। अब छोटी बहू भी उस पर हुक्म जमाने लगी थी और काम करती हुई सरोज को लात मार देती थी। अगले दिन सरोज उस पेटीकोट से पोछा लगाते हुए रो रही थी कि तभी उसने देखा कि वो जहाँ जहाँ पोछा लगा रही थी वहाँ उसे सोने की गिन्नी मिल रही है। और तभी उसे फर्श पर पोछे के नीचे एक गोला नजर आया। ये क्या है? लगता है ये पोछा तो जादुई है। और सरोज जैसे ही उस गोले को छूती है वो उसे अपने अंदर खींच लेता है और सरोज दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है जहां चारों ओर ढेर सारा सोना रखा था। अरे ये क्या? ये पोछा मुझे कहां ले आया? और सरोज कुछ सोने के सिक्के उठाकर वापस आ जाती है और वो सिक्के अपनी सास को देती है। ये कहाँ से ले आई तू? मेरे बाबा ने दिए हैं माँ जी, ताकि आप मुझे यहाँ से ना निकालें। और चंपा बहुत खुश होती है। अब सरोज रोज थोड़ा थोड़ा धन चंपा को देने लगी और चंपा सरोज को पसंद करने लगी, जो छोटी बहू को अच्छा नहीं लग रहा था। इस भिखारी के पास इतना सोना आखिर आया कहाँ से? मुझे पता लगाना होगा। और अगले दिन सरोज पोछा लगाते हुए वापस उसी दुनिया में जाती है, मगर इस बार उसे वहाँ एक परी मिलती है और परी ने सरोज के ऊपर हाथ फेर कर उसे बहुत सुंदर बना दिया। फिर सरोज वापस आ गई। अच्छा, तो ये सब इस पोछे का कमाल है। और वो सरोज का जादुई पोछा एक पुराने पेटीकोट से बदल देती है। सरोज को सुंदर और धनवान बना देख चंपा और नरेश उसे देखकर बहुत खुश हुए। छोटी बहू, आखिर ये बड़ी बहू कब तक काम करेगी? तुम भी हाथ बटाया करो इसका। अगले दिन सुनो, मैं सरोज और माँ के साथ मंदिर जा रहा हूँ। जब तक वापस आऊँ कुछ अच्छा बना कर रखना। छोटी बहू खुश होती है। वो तो कुबड़ी और बदसूरत थी, पर मैं तो पहले से ही सुंदर हूँ। अगर ये पोछा मुझे और सुंदर बना दे तो मैं इस सरोज को यहाँ से बाहर फिकवा दूंगी। और छोटी बहू पूरे घर में पोछा लगा देती है और उस जादुई गोले के जरिए अंदर जाती है। पर जैसे ही वो दूसरी दुनिया में जाती है, देखती है कि वहाँ चारों ओर कचरा और गोबर पड़ा था। तभी चंपा और नरेश भी आ जाते हैं और जैसे ही घर में घुसते हैं उन्हें पूरे घर में गोबर की बदबू आती है। अरे ये क्या कर रखा है पागल लड़की तूने? और छोटी बहू भी वहाँ आ जाती है, जिसका पूरा शरीर गोबर से गंदा हो रखा था। उसे देख नरेश उस पर बहुत गुस्सा करता है। पहली बार एक काम के लिए कहा था तुम्हें, पर तुम तो वो भी नहीं कर पाई। सीखो कुछ मेरी सरोज से। और उसे घर से निकाल देता है। जाते हुए छोटी बहू मुंह बनाते हुए सरोज के हाथ में उसका पोछा लौटाती है। हाँ, ये ले तेरा पोछा। ये जादुई नहीं, गोबर की मशीन है, गोबर की। मुझे नहीं रहना यहाँ। सरोज ये देख बहुत खुश होती है। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं सोने के लालच में अपने इस हीरे को नहीं पहचान पाई। और चंपा और नरेश सरोज को बहुत प्यार से रखने लगते हैं। सीख, जादू किसी चीज में नहीं बल्कि अपनी नियत में होता है। सरोज की नियत साफ थी, इसलिए उसे अंत में सब मिल गया।